हाय एवरीवन। इससे पहले हमने हिंदू लॉ का यूनिट 1 देख लिया है। यूनिट 1 के सारे टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो लास्ट में ले आऊँगी। अभी हम लोग यूनिट 2 का पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वाले टॉपिक को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस से किस टाइप के सवाल आते हैं। और देखिए, मेंटेनेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेंटेनेंस की 2 वीडियोज आएंगी। पहले हम देखते हैं मेंटेनेंस पे सवाल कैसे पूछे गए। ठीक है, देखिए ये इस टाइप के सवाल पूछे। ये बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अगर हमारे सिलेबस में मेंटेनेंस लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली उस पर पूछेगा, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो उससे भी पूछ सकता है। पहला ये है कि डिस्कस द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और इन्होंने एक्ट भी बता दिया। इसके अंडर जो भी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ दिया है वो एक्सप्लेन करना है। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अलॉन्ग विथ, यहाँ पे अलॉन्ग विथ मतलब सेपरेट रेसिडेंस। तो ये वाला जो सवाल है ये स्पेसिफिकली मेंटेनेंस के बारे में पूछ रहा है, वो भी किसके अंदर, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। फिर ये भी कह रहा है कि किस कंडीशन में एक हिंदू वाइफ अपने लिए मेंटेनेंस प्लस एक सेपरेट घर भी मांग सकती है। तो ये सवाल अभी हम देखेंगे ऊपर। फिर जो सेकंड सवाल है वो पूछ रहा है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन अ हिंदू वाइफ क्लेम मेंटेनेंस। अब ये सवाल भी ऊपर वाले जैसा ही है, इसमें भी हिंदू वाइफ के बारे में हो रही है बात, और किसके अंदर हो रही है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वो भी कह रहा है वाइल लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, फिर देखिए मेंटेनेंस के अंदर एक टॉपिक आता है, वो होता है डिपेंडेंस। तो आपको मेंटेनेंस में सिर्फ मेंटेनेंस हेडिंग नहीं देखनी, आपको उसके अंदर की भी बहुत सारी चीज़ें देखनी। उसी का एक टॉपिक है डिपेंडेंट, जो कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर है। तो इसमें ये लोग डिपेंडेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये भी देखना है। फिर एक लास्ट, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ये कह रहा है कि सुमन, जो कि एक वर्किंग ये एक स्कूल में पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, और उनके हस्बैंड होते हैं गोपाल, जो कि अनएम्प्लॉयड होते हैं, एंड इज डिपेंडिंग अपॉन हर। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट वाला केस आ रहा है। सुमन नेग्लेक्टेड द हस्बैंड, फाइनली द हस्बैंड फाइल एक्यूज सूट फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट हिज वाइफ, इज द वाइफ लाइबल। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें देखनी। पहली चीज़, यहाँ पे ऐसी वाइफ की बात हो रही है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है, और ऐसे हस्बैंड की बात हो रही है जो कि एक अनएम्प्लॉयड है, जो कि क्या है, फाइनेंशियली वीकर है। प्लस यहाँ पे ये भी कह रहा है कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस का केस है वो हस्बैंड के बिहाफ पे मांगा जा रहा है। तो हमें मेंटेनेंस में सिर्फ वाइफ का हस्बैंड ही नहीं, वाइफ का मेंटेनेंस ही नहीं देखना, हमें हस्बैंड का भी देखना है। तो जो सवाल आएंगे मेंटेनेंस में वो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इन्हीं में से आएगा, क्या पता इन सब में से एक भी ना आए, पर क्या पता इन सब से मिलता जुलता है। इसीलिए मैं आपको ये 4 सवाल दिखा रही हूँ कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब हम देखेंगे मेंटेनेंस में है क्या अंक। ठीक है, तो देखिए मेंटेनेंस जो वर्ड है वो सेक्शन 3B ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दे रखा है। 1956 का एक्ट है। इस एक्ट के अंदर मेंटेनेंस को क्या बोला है, मेंटेनेंस क्या होता है। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, मेंटेन करना अपने आप को, हम लोग बोलते हैं कि यार इस इंसान ने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इसका मतलब उसने अच्छे कपड़े पहने, वो अच्छे ढंग से रह रहा है, वो अच्छे घर में रह रहा है, उसने अपने आप में जो काम करा है वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए किया। तो वैसे ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में मेंटेनेंस वर्ड का मतलब बताया। वो कहता है कि मेंटेनेंस का यहाँ पे मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी केस में मेंटेनेंस होता है। अगर कोर्ट आपको बोलेगी कि आपको मेंटेनेंस देना है, तो आपको उस इंसान को किसी भी हालत में फूड खाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, कपड़े पहनने के लिए पैसा देना पड़ेगा, रेसिडेंस रहने के लिए या तो पैसा दोगे या फिर घर दोगे, एजुकेशन के लिए उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, मेडिकल अटेंडेंस एंड और ट्रीटमेंट के लिए, तो हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। अगर केस है अनमैरिड डॉटर का, अब देखो ये है कि ए और बी 2 लोग हैं, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। इन दोनों की शादी हुई थी, शादी के बाद इनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद इनकी एक बेटी भी है, डॉटर भी है, जो कि अभी अपनी मम्मी के साथ रही है, मतलब कि डिवोर्स हो चुका है हस्बैंड और वाइफ में। और जो ए की जो बेटी है, जो कि सी से लिख दो, सी जो है वो अभी बी मम्मी के साथ रह रही है। तो ये जो अनमैरिड डॉटर है ना, इसका खर्चा भी इसके पिताजी उठाएंगे। या फिर अगर ये डॉटर अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती तो यहाँ पे मेंटेनेंस देखा जाएगा कौन दे रहा है, कौन ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इस केस में हम ये मान लेते हैं कि ए जो कि हस्बैंड है वो उसकी ज़्यादा इनकम है, वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, तो वो अपनी वाइफ को देगा। लेकिन यहाँ पे है इन द केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर, जो बेटी की शादी नहीं हुई है, उसका आपको रीजनेबल एक्सपेंसेस देना होगा, उसके कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, उसका एजुकेशन, सब उसके रहने के लिए। इसके अलावा आप उसकी मैरिज का खर्चा भी उठाएंगे, एन इंसिडेंट टू हर मैरिज, और उसकी मैरिज का खर्चा भी आप
उठाएंगे। तो ये है मेंटेनेंस के अंदर ये सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब जो मेंटेनेंस है ना, ये सिर्फ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर नहीं दिया है, ये 2 एक्ट के अंदर दिया है। जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है ये 2 एक्ट के अंदर दिया है। पहला ये दिया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, दूसरा ये दिया, ये जो ये मैंने HAMA करके लिखा है, इसका मतलब है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस वीडियो में, इस वाली वीडियो में पार्ट 1 में हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंटेनेंस के क्या क्या प्रोविजन दिए। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अब ये एक्ट ही आप देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो एक्ट है ये मैरिज के बारे में बात कर रहा है। मैरिज में कौन होती है, एक होता है हस्बैंड, एक होती है वाइफ। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये जो एक्ट है ये अगर मैरिज के बारे में बात कर रहा है तो इसमें मेंटेनेंस या तो हस्बैंड को मिलेगा या फिर वाइफ को मिलेगा, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, तो जो पहला डिफरेंस है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसका क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस की बात सिर्फ 2 पार्टीज के बारे में होती है, या तो हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा या फिर वाइफ को। लेकिन जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जो तो जिस एक्ट में सिर्फ बात मेंटेनेंस की होगी, इस एक्ट में मेंटेनेंस वाइफ को भी मिल सकता है, डॉटर विडो, डॉटर इन लॉ मतलब कि विधवा बहू को भी मिल सकता है, बच्चों की भी बात होती है और डिपेंडेंट की भी बात होती है और बूढ़े माँ बाप की भी बात होती है। मतलब कि जो ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है ना, ये बहुत ही बड़ा एक्ट है। इसमें सभी लोगों के मेंटेनेंस की बात होती है, जैसे कि वाइफ अगर विधवा बहू है उसकी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, एज पेरेंट की बात हो रही है, डिपेंडेंट्स की बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इस वाले में हस्बैंड के लिए, ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हस्बैंड के लिए कोई मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं है। तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस है जो आपको देखना है। हस्बैंड की मेंटेनेंस की बात किसमें बोली है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बोली गई है, ठीक है। तो ये है। अभी इस वाली वीडियो में हम सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस के क्या क्या प्रोविजन है हम वो देखेंगे। देखिए पहली चीज़ तो सेक्शन 24 और 25 में क्या है, मेंटेनेंस के बारे में बताया गया। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बोलता है मेंटेनेंस तब दिया जाएगा जब आपकी जो केस है वो कोर्ट में प्रोसीड हो रहा होगा। मतलब कि कोर्ट, जब आपका केस हो रहा है, केस की प्रोसीडिंग के दौरान जितना भी खर्चा आएगा, जो भी पार्टी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, जिसका भी फाइनेंशियल जो है देखा जाएगा बैकग्राउंड वो ज़्यादा अच्छा है, वो वीकर पार्टी को मेंटेनेंस देगी। पर ये मेंटेनेंस किस चीज़ का है, उसके कोर्ट के खर्चे का, प्लस अगर वो दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, मान लिया जाए हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड जो है वो बहुत अमीर है, लेकिन वाइफ जो है उसने केस लगा दिया है कि मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत मारता है, क्रुएलिटी का केस लगा दिया है वाइफ ने। तो इस केस में वाइफ बोलेगी पहली चीज़ तो मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा मुझे अपने हस्बैंड के खिलाफ डिवोर्स चाहिए, मुझे इनके खिलाफ केस करना है। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगी वाइफ ये भी बोलेगी कि मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए अंडर सेक्शन 24। मतलब कि अभी ये जो केस की प्रोसीडिंग हो रही है इसका जितना भी खर्चा आएगा वो भी मेरा हस्बैंड देगा। तो देख रहे हो आपकी कोई भी पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट वीक है वो दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस मांग सकती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अब सेक्शन 24 स्पेसिफिकली ये कहता है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही होगी उसके बीच में, तो मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, जब तक केस कोर्ट में चल रहा है आप उस समय तक भी खर्चा मांग सकते हो, अपने रहने का, कोर्ट का, वकील की फीस का, किसी भी चीज़ का। अपने ये है ना, ये मेंटेनेंस में क्या आता है, खाने का खर्चा, ये कपड़ों का खर्चा, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल, अपनी अगर उसकी हेल्थ खराब होगी उसका भी खर्चा, केस जो हो रहा है उस वकील को पैसा देना है उसका भी पैसा, सब कुछ मांग सकते हो। और सेक्शन 25 क्या बोलता है, सेक्शन 25 बोलता है, ये किसका, हिंदू मैरिज एक्ट की बात हो रही है, इसमें ये बोलता है मेंटेनेंस एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग, जब आपकी प्रोसीडिंग पूरा खत्म हो जाएगी, जब कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगी, उसके बाद जो भी मेंटेनेंस देना होगा एक दूसरे पार्टी को, जो भी देगा, मतलब जिसके पास जो ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा वो देगा दूसरी वाली पार्टी को। तो 25 के अंडर कोर्ट की जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद मेंटेनेंस दिया जाता है। लेकिन सेक्शन 24 के अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग जब तक प्रोसीड हो रही है, मतलब कि जब तक वो चल रही है तब तक पैसा दिया जाएगा। तो ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मेंटेनेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को दिया जाएगा, नहीं, इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेंटेनेंस मिल सकता है। किस में, हिंदू मैरिज एक्ट के केस में। तो आपने ये देखा, ठीक है। अब ये हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्या है, सेक्शन 24 और 25 में हस्बैंड और वाइफ दोनों की मेंटेनेंस की बात हुई है, ठीक। अब इसको हम डीपली देख लेते हैं इसमें है क्या। सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होगी तब दिया जाएगा, और जो भी एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग का आएगा उसके रिगार्डिंग मेंटेनेंस 24 के अंदर गिवन है, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेंटेनेंस
कब मिलेगा? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, जब तक कोर्ट में केस चल रहा है उस दौरान आपको आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। दूसरी चीज, कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए और जितना भी एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग का आएगा आप वो भी मांग सकते हो, और ये कोई भी मांग सकता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मिल सकता है। जो भी कोर्ट देखेगी कि जिसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा है वो दूसरी पार्टी को देगा। अब यहाँ पे स्टार्ट, इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग एंड एंड विद द प्रोसीडिंग। इसका मतलब ये है, ये इस टाइप की मेंटेनेंस होती है जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, और जैसी कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी, जो आपका केस था वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद याली मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी। फिर जो पार्टी है वो 25 के अंदर मेंटेनेंस मांग सकती है कि अब मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद अब मेरा मेंटेनेंस क्या कर रही है, दोबारा से लेके आई कि मुझे अब 24 में आप मांगोगे केस की पेंडेंसी के लिए प्लस उसके एक्सपेंसेस के लिए, और 25 के अंदर आप अपने लिए मांग सकते हो कि भाई अब मेरा इससे डिवोर्स हो चुका है, अब मुझे अपने रहने खाने के लिए ये मुझे मेंटेनेंस देगा। वहाँ पे कोर्ट की कोई फीस नहीं आएगी, कोई एक्सपेंसेस नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ आपका पर्सनल खर्चा आएगा। तो ये है 24 और 25 में डिफरेंस। ठीक है, अब मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ सेक्शन 24 में क्या कहा है। सेक्शन 24 में ये कहा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ इन दोनों के बीच में मैरिज हुई है, पहले इनके बीच में शादी हुई थी, अब क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स की प्रोसीडिंग अभी कोर्ट में क्या है, अभी कोर्ट में इन प्रोसीडिंग है, इन प्रोसेस है, चल रही है, अभी डिवोर्स मिला नहीं है। अभी कोर्ट इन दोनों का जो वो है, क्या बोलते हैं, इन दोनों की ओर से वकील जो हैं वो बहस अभी कर रहे हैं कोर्ट में। तो कोर्ट अभी देख रही है कि हम डिवोर्स दें या फिर ना दें, या फिर किस बेसिस पे दें। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे क्रुएलिटी के ग्राउंड पे डिवोर्स मांगती है, कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है और इतना मारता है कि अब मैं इसके साथ रह भी नहीं सकती हूँ। ये है अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। तो वाइफ यहाँ पे अगर इकोनॉमिकली वीक है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो इस केस में वो कोर्ट से कह सकती है अंडर सेक्शन 24 कि मुझे कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान पैसा दिया जाए और कोर्ट के सारे एक्सपेंसेस का खर्चा भी मेरा हस्बैंड उठाएगा। सेम केस हस्बैंड भी बोल सकता है, अगर यहाँ पे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है और उसकी जो वाइफ है वो उसको बहुत ही गाली देती है, रोज गाली देती है, इतना देती है कि वो बेचारा रह ही नहीं पा रहा है, तो वो भी यहाँ कोर्ट पे कह सकता है कि सर मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, और तो मेरी वाइफ अब मुझे सेक्शन 24 के अंदर, क्योंकि वो इकोनॉमिकली ज्यादा मेरे से अच्छी है, उसके पास ज्यादा पैसा है, वो मुझे पैसा देगी मेरी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए। तो यहाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सेक्शन 24 के कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान दिया जाएगा। दूसरा, कोर्ट इसमें फाइंड करेगी, कोर्ट का इसमें डिस्क्रिप्शन होगा, कोर्ट देखेगी कि क्या हस्बैंड और वाइफ में से कौन ऐसा है जिसकी इनकम अच्छी नहीं है। कोर्ट फाइंड्स हस्बैंड और वाइफ हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम। कोर्ट देखेगी कि किसकी जो है वो किसके पास पैसा ज़्यादा है, कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कौन पैसा नहीं कमा रहा है, वो उस पार्टी को ही मेंटेनेंस देगी जिस पार्टी के पास मनी कम है, पैसा कम है। ठीक है, पैसा कम का मतलब ये नहीं है कि एक के पास 10 लाख रुपए, एक के पास 15 लाख रुपए, नहीं, इसका मतलब इसमें तो कोर्ट किसी को भी नहीं देगी क्योंकि दोनों ही समर्थ हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऐसा इंसान जिसके पास पैसा भी नहीं है और अभी वो बेचारा जॉब कर भी नहीं सकता है, उसकी पूरी वो देखेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड देखेगी, फिर कोर्ट आपको मेंटेनेंस प्रोसीड करेगी। तीसरी, कोर्ट विल ऑर्डर एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एंड मंथली मेंटेनेंस। देखो 24 के अंदर कोर्ट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जो भी केस का खर्चा आ रहा है वो तो देती ही देती है, प्लस वो मंथली मेंटेनेंस भी देती है आपके रहने खाने के लिए। ठीक, अब अगर आपने सेक्शन 24 अच्छे से समझा है तो आपको एक बात समझ आएगी कि सेक्शन 24 अगर आपको मेंटेनेंस लेना है सेक्शन 24 के अंडर में, तो उससे पहले आपका कोई ना कोई केस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 24 इंडिपेंडेंटली लागू नहीं होगा। मान लिया जाए ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, हस्बैंड डायरेक्टली सेक्शन 24 में मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। कोर्ट कहेगी आप किस बेसिस पे मांग रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 24 में क्या लिखा है, आपका कोई केस पेंडिंग होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई केस पे बात हो रही है, तो सेक्शन 24 कभी भी इंडिपेंडेंटली एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए कोई कोर्ट प्रोसीडिंग पहले होनी चाहिए। मैंने और अच्छा लिखा हुआ है, सेक्शन 24 इंडिपेंडेंटली नहीं लागू होता है, ये अदर सेक्शन की प्रोसीडिंग में लगता है। अगर डिवोर्स की प्रोसीडिंग हो रही है और वहाँ पे कोई भी पार्टी ये बोल रही है कि हम डिवोर्स का खर्चा नहीं दे पा रहे, हम लोग इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है, तो कोर्ट वहाँ डिवोर्स की प्रोसीडिंग के लिए मेंटेनेंस देगी अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 जो है वो किसी ना किसी केस के बिहाफ पे लगता है। वैसी सेकंड एग्जांपल, सेक्शन 9 के अंडर हस्बैंड और वाइफ का केस अभी कोर्ट में लगा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि हस्बैंड कह रहा है कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया, या फिर हस्बैंड ने छोड़ दिया, वाइफ कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब कि मुझे मेरे शादी के राइट्स थे वो मिलने चाहिए। शादी के राइट्स का मतलब शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन हस्बैंड ने लेफ्ट कर दिया, हस्बैंड ने घर छोड़ दिया, तो वाइफ यहाँ पे ये बोलेगी, वाइफ पहले तो पिटीशन डालेगी, दूसरा वो कोर्ट से बोलेगी कि सर मुझे सेक्शन 24
24 के अंडर मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पहली चीज़ तो जो ये केस मैंने डाला है इसकी फीस देने के लिए, दूसरा मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे मेंटेनेंस अपने डेली खर्चे के लिए चाहिए। तो ये सेक्शन 24 किसी ना किसी सेक्शन के बेसिस पे लगाया जाता है, ठीक है। यह केस चल तो सेक्शन 9 के अंडर रहा है जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, लेकिन सेक्शन 24 अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो रही है। आप जो केस कोर्ट में लगा है इसकी फीस तो देनी होगी ना। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेंटेनेंस तो मांगोगे, तो सेक्शन 24 के अंडर मांगोगे, ठीक है। वैसे ही सेम केस ये है। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन का केस है। अब आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, तो यहाँ पे इस केस में वाइफ जो है वो पैसा भी मांग सकती है और सेपरेट रहने के लिए घर भी मांग सकती है, दोनों मांग सकती है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्प द इकोनॉमिक फाइनेंशियली वीकर पार्टी। कोर्ट मेंटेनेंस क्यों देता है? क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो वीकर पार्टी है ना उसका अपलिफ्टमेंट हो सके, वो अच्छे से रह सके। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि आपको रहने खाने के लिए मिले, कपड़े पहनने के लिए मिले, रहने के लिए घर मिले, आपको अच्छी शिक्षा मिले, आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो कोर्ट ये कहती है कि हम जो ये वीकर सेक्शन है उसके बेनिफिट के लिए मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस ये है। सेक्शन 24 यही है, क्या है कि वो पहले तो किस पे बात करता है? जो भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है अभी उनके एक्सपेंसेस के लिए कोर्ट सेक्शन 24 के अंदर आपको मेंटेनेंस देगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 25 क्या है। देखो सेक्शन 25 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जब कोर्ट आपका केस डिसाइड कर देती है उसके बाद आपको कहती है कि अब हम आपको ये परमानेंट मेंटेनेंस देंगे, मतलब हमेशा के लिए अब आपको ये मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 25 क्या कहता है? परमानेंट मेंटेनेंस की बात करता है ये, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और ये दोनों को ही मिल सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ किसी को भी मिल सकता है। पहले हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिलता था, लेकिन अब ये हस्बैंड को भी मिल रहा है। तो व्हेन सेक्शन 25 विल बी प्रोवाइडेड, कब मिलेगा सेक्शन 25 के अंदर आपको मेंटेनेंस? जब आपकी जो डिक्री है वो पास हो चुकी होगी, मतलब जब कोर्ट ने पूरा का पूरा केस आपका डिसाइड कर दिया होगा उसके बाद आपको मिलेगा। मान लिया जाए हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है। अच्छा मैंने आगे एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल ए और बी, पहले इनकी शादी हुई, अब इनके बीच में डिवोर्स हो चुका है। अब डिवोर्स की प्रोसीडिंग के टाइम पर सेक्शन 24 से मिलेगा, लेकिन प्रोसीडिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। तो सेक्शन 24 की जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग डिक्री, जो ए और बी थे डिवोर्स अब ग्रांट हो चुका है, तो अब आपको किस में मिलेगा? सेक्शन 25 के अंदर इसमें आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 25 के अंदर जो ना मेंटेनेंस है वो अलग अलग किस्म के हैं। या तो सारा पैसा, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो रहा है? डिवोर्स हो चुका है। अब यहाँ पे हस्बैंड जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई जॉब नहीं है। अब कोर्ट ने बोला है कि वाइफ आपको मेंटेनेंस देगी। अब वाइफ जो है ना वो या तो सारा पैसा एक ही बार में दे देगी, एक ही बार में वो सारा पैसा दे देगी। अब वो कहेगी वन टाइम मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, अब इसके बाद मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। तो सेक्शन 25 के अंडर परमानेंट मेंटेनेंस के अंदर या तो एक ही समय में सारा पैसा दे दो 100%, या फिर मंथली आप उसको पैसा दो, पर मंथ मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगी, ये है। या फिर पीरियोडिक सम 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, बहुत सारे हो सकते हैं कि 3 मंथ में मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। ऐसे करके वो पीरियोडिक सम में भी अपना मेंटेनेंस दे सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोर्ट जो है वो ऐसे ही नहीं बोलेगी कि पत्नी ज़्यादा पैसा अर्न कर रही है तो मेंटेनेंस दे दो। कोर्ट ये भी देखेगी कि हस्बैंड बेचारा इनकेपेबल है। सिर्फ ये कह देना कि मेरी बीवी लाखों रुपए कमाती है तो वो मुझे पैसा देगी, नहीं। कोर्ट देखेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर हस्बैंड भी 4 लाख रुपए कमा रहा है और मान लीजिए वाइफ 10 लाख रुपए अर्निंग है, मान लिया जाए कि हस्बैंड की जो अर्निंग है वो 4 लाख रुपीज़ है और वाइफ की अर्निंग है 10 लाख रुपीज़। अब हस्बैंड ये बोलेगा नहीं सर मैं तो वीकर सेक्शन का या फिर मैं इंडिपेंडेंटली वीक हूँ, मेरी वाइफ जो है वो मेरे से डबल से भी ज़्यादा पैसा वो कर रही है। तो यहाँ पे कोर्ट बोले कि नहीं, आपके पास भी 4 लाख रुपीज़ आपकी मेंटेनेंस के लिए बहुत है, तो कोर्ट यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं भी दे सकती। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। पर यहाँ पे कोर्ट हर एक चीज़ देखती है। पहली चीज़ रिस्पोंडेंट की इनकम देखी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि कितनी ज़मीन है उनके पास, क्या है। दूसरी चीज़ जो पिटीशन डाल रहा है उसकी भी इनकम देखी जाएगी, उसका भी यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी जाएगी। वैसे ही डिफेंडेंट या फिर रिस्पोंडेंट की भी देखी जाएगी, दोनों की इनकम और जब प्रॉपर्टी देखी जाएगी उसके बाद उन्हें कोर्ट को सही लगेगा कि हाँ ये मेंटेनेंस देना ठीक है इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्या है इकोनॉमिकली वीक है, तब हम कहेंगे कि कोर्ट यहाँ पे मेंटेनेंस दे सकता है। पर कोर्ट यहाँ पे सारा सोशल स्टेटस भी देखेगा प्लस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस भी देखेगा, दोनों चीज़ें देखेगा। फिर है कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 बी चेंज। क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि मेंटेनेंस देना है अब वाइफ को हर महीने अपने हस्बैंड को 50,000 रुपए का, तो क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट कभी इन फ्यूचर कि ये जो मेंटेनेंस का पैसा दिया है ये चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस, चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा? मान लिया जाए ए और बी, ए हस्बैंड है, बी क्या है? वाइफ है। हस्बैंड की इनकम
1000 है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आपको अपनी वाइफ को 20,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस देना है। लेटर हस्बैंड की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब वो 60 लाख से 1,50,000 हो गई है। तो यहाँ पे वाइफ जो है वो फिर से एप्लीकेशन डाल सकती है। यहाँ पे कोर्ट के अब यहाँ पे कोर्ट क्या करे, कोर्ट वेरी भी कर सकती है। जो कोर्ट ने पहले 20,000 रुपये दे दिए थे, क्या पता कोर्ट अब उसे बढ़ा के 30,000 कर दे, 40,000 कर दे, वो कोर्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई भी कर सकती है या फिर पूरी तरह से रिसेंट कैंसिल भी कर सकती है। क्या पता हस्बैंड की जॉब गई, अब हस्बैंड के पास कोई जॉब ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे पैसा कैसे दे पाएगा। तो कोर्ट यहाँ पे 20 के जो ये 1000 है इसको बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, पर सारी की सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होती हैं। देखा जाएगा कि क्या स्थिति है। ठीक, ये तो था सेक्शन 25(2) के अंदर कि चेंज हो सकता है। तो अगर सवाल आए कि क्या मेंटेनेंस का पैसा चेंज हो सकता है, तो आंसर है हाँ, सेक्शन 25(2) के अंदर चेंज हो सकता है। सेक्शन 25(3) ये कहता है अगर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस का पैसा जो दिया है अब हमें चेंज की बदले इसको करना है एंड, मतलब इसको बंद ही करना है, तो बिल्कुल हो सकता है ये भी। कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज फेवर ऑर्डर हैज़ बीन मेड बट पार्टी हैज़, अगर वाइफ को हस्बैंड पैसा दे रहा था, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हुआ, यहाँ पे हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को हर महीने 20,000 रुपये दे रहा था, लेकिन वाइफ ने शादी कर ली किसी और इंसान से, तो वहाँ पे ये 20,000 रुपये देना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वाइफ जो है वो कुछ गलत हरकतें करने लगी, अगर वो कहीं और किसी और इंसान के साथ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ करने लगी, वो अनचेस्ट हो गई, तो उस केस में भी यहाँ पे ये वाला पैसा जो है ये कोर्ट क्या कर सकती है, एंड कर सकती है। तीसरी चीज़, अगर वाइफ, अब इस केस में क्या होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड को 20,000 रुपये दे रही थी, लेकिन हस्बैंड जो है वो गलत हरकतों में लग गया, अडल्ट्री करने लग गया, किन्हीं और औरतों के साथ रह रहा है, तो इस केस में भी मेंटेनेंस का पैसा कोर्ट कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो यही बता रखा है। अगर वुमेन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है कहीं और बाहर जाके, तो इस केस में हो सकता है वाइफ अगर अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस दे रही थी और वहाँ पे हस्बैंड कुछ कर देता है बाहर, कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी कहीं और जाके, तो फिर यहाँ पे भी वो मेंटेनेंस का पैसा हटा सकता है। कोर्ट कैन मॉडिफाई वेरी रिसेंट द ऑर्डर जो उन्होंने मेंटेनेंस का दिया है। तो ये सेक्शन 25(2) और 25(3) में हम देखेंगे कि मेंटेनेंस का पैसा कैसे चेंज हो सकता है। तो ये है। अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर किस किस टाइप से मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट देखी है। अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कैसे मेंटेनेंस दिया जाता है। थैंक यू।